नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, देश में इस वक्त चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है। लगातार विपक्ष कहता रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान धज्जियां धज्जियां है। लेकिन अभी जो कुछ चल रहा है देश में, खासकर जो विरोधी दल हैं, उसमें तोड़फोड़ की रोज राजनीति हो रही है। उसने हिला के रखा हुआ है देशवासियों को। इतनी जल्दी में क्यों है भारतीय जनता पार्टी? हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारा कोई निर्णय नहीं है, टीएमसी जो टूटी है अपने कारणों से टूटी है। अब जो उद्धव ठाकरे हैं, उनके दल के सांसदों के टूटने की सूचनाएं लगातार आप देख रहे हैं कि वो टूट रहे हैं, टूट गए, टूटने वाले हैं। पूरा एक जो सिलसिला है, सीन है, अजब और गजब है। तो इसी मसले, इसी मुद्दे और कुछ और भी विषय होते हैं, चलेंगे अभय दुबे सर के पास। जुड़ूंगा सबसे पहले, जुड़ गए अभय जी। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी जी। अबे सर, ये जो चल रहा है, टीएमसी को जैसे तोड़ा गया और जिस तरीके से जो लोकसभा के स्पीकर का रोल रहा, रवैया रहा, उसके पहले की भी बहुत सारी टूट फूट है। लेकिन अभी जो इस समय चल रहा है, अब निकल कर आ रहा है कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, दोबारा शिवसेना टूटने जा रही है, टूटने वाली है, टूट गई है सारा का जी सारा। तो ये जो कि किस तरह का खेल, ये क्यों है, किस लिए? अभी तो लोकसभा चुनाव 2029 में होने, उसके पहले क्या, यानी जो वो कही है कि बिल्स आने हैं, खासकर वो जो महिला आरक्षण बिल है, कुछ चीजें जो आपको परिसीमन बिल है, उसका कोई खेल अब बहुत तेज है। कैसे इसको डिकोड किया जा सकता है? देखिए, पिछली बार जब लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण के साथ में परिसीमन को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक संविधान संशोधन विधेयक लाई थी, तो विपक्ष ने उसे परास्त कर दिया था, क्योंकि 2/3 बहुमत उनके पास नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद बंगाल का चुनाव था, फिर हुआ बंगाल का चुनाव। बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। क्यों जीती, कैसे जीती, अलग चर्चा का विषय है, हम लोग कई बार कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी आपके प्रश्न का उससे संबंध नहीं है। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने एक मौका ताड़ा। उनको लगा कि अब ये सही मौका है, जबकि हम एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी की नहीं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो संख्या है संसद में, उसको बढ़ा सकते हैं। उससे भी पहले एक घटना हुई आम आदमी पार्टी की। उसमें जी 7 राज्यसभा के सांसद जो हैं, वो राघव चड्ढा के नेतृत्व में, आम आदमी पंजाब के थे, वो आम आदमी पार्टी छोड़कर, मैं इन घटनाओं को इसलिए बता रहा हूं, लोग असल में घटनाओं को भूल जाते हैं, ये जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे से। जी जी। तो वो, उस घटना ने, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिगर पॉइंट की भूमिका निभाई। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने सोचा कि इस तरीके से हम लोग भारतीय जनता पार्टी और या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सांसदों की संख्या बढ़ा सकते हैं, और हमें इससे हम धीरे धीरे करके 2/3 बहुमत के पास पहुंच सकते हैं। फिर उनकी योजनाएं शुरू हुई। परिस्थितियोंवश घटनाक्रम इस तरीके से चला कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात जाती चली गई। उन्होंने बंगाल का चुनाव जीत लिया। अच्छा, आपको ध्यान होगा कि बंगाल का चुनाव जीतने के बाद में टीएमसी में जो पहले स्प्लिट की, पहले विभाजन की भूमिका बनी, वो संसदीय दल में नहीं थी। वो भूमिका थी विधायक दल में। और जब विधायक दल में स्प्लिट हुआ, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को लगा कि संसदीय दल में भी स्प्लिट हो सकता है। तो उन्होंने निशिकांत दुबे को इसके लिए तैनात किया, और निशिकांत दुबे ने पूरा प्रपंच फैलाया, और वो देखते देखते हर तरह की ताकत का इस्तेमाल करते हुए, देखिए इसमें बड़े तरीके से वो चले हैं। उन्होंने पहला अटैक किया अभिषेक बनर्जी के ऊपर। जब उनको झाड़ुओं और डंडों से अभिषेक बनर्जी को पीटा गया, उनके ऊपर सड़ी गली चीजें फेंकी गई। उसके बाद महुआ मोइत्रा को हवाई जहाज के अंदर उनको हूट किया गया, उनको हैकल किया गया महुआ मोइत्रा को। फिर ममता बनर्जी जहां जहां गई, उनके पीछे उनको गालियां देते हुए पब्लिक चली उसमें। और एक अपने कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी जैसी पोशाक पहनाई, उनकी जैसी सफेद साड़ी पहनाई, और उसको आगे आगे मार्च कराया, और उसको लगातार अपमानित करते हुए गए, जैसे कि ममता बनर्जी को अपमानित कर रहे हो। इस तरीके से पहले कई घटनाएं बंगाल में घटी। इस तरीके से उन्होंने जाना कि पब्लिक का मूड क्या है। सर, जब उन्होंने देखा कि पब्लिक इसके ऊपर कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं कर रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और नेताओं की का अपमान करने से जनता भड़क जाएगी, नाराज हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि ममता बनर्जी को भाई 40% से ज्यादा वोट मिले हैं। उनके पास 27 एमपी हैं और 80 उनके पास विधायक हैं।
तो ये कोई छोटी मोटी ताकत नहीं थी भाई। 40%, 80 तो जीत गए थे, बाकी सभी जगह ममता बनर्जी के लोग ही दूसरे नंबर पे थे। तो ममता बनर्जी एक बड़ी प्रतिद्वंदी थी, तो उनको हल्के में भाजपा ने नहीं लिया। भाजपा ने पहले माहौल भांपा, माहौल बनाया कि क्या हम ममता बनर्जी के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर सकते हैं। जब उन्होंने इस प्रकार के तमाम काम कर लिए, ये सब चीजें सोच विचार कर योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। अभिषेक बनर्जी पर हमला, महुआ मोइत्रा को हवाई जहाज के अंदर उनको हूट करना, ममता बनर्जी को अपमानित करना, और ममता बनर्जी का भेष रख के एक कार्यकर्ता को उसको अपमानित करना, जैसे कि ममता बनर्जी को अपमानित कर रहे हो। इस सारी प्रक्रिया से भाजपा ने अंदाजा लगाया कि इस वक्त माहौल टीएमसी के खिलाफ है और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने पहले विधायक दल स्प्लिट किया और उसके बाद में संसदीय दल उसका स्प्लिट कर दिया। जब विधानसभा चुनावों के परिणाम आए थे तो हम सभी लोग, मेरे ख्याल से मैंने बात 4 PM के मंच पर कही हुई थी, इस मत के थे कि अब डीएमके का संसदीय दल भी तोड़ा जा सकता है और तृणमूल कांग्रेस का भी संसदीय दल तोड़ा जा सकता है, और इसको तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। छोटे छोटे संसदीय दल हैं, अगर यही 100 होते सांसद तो वो नहीं तोड़ पाते। छोटे 27 का 23 का ये संसदीय दल जो है उनको तोड़ना बहुत आसान बात होती है। और जिनका आपने उद्धव ठाकरे की शिवसेना का जिक्र किया, उसका संसदीय दल तो और भी छोटा है, वो तो उसमें कितने 9 लोग हैं। टोटल 9 है और 9 में 6 का आ रहा है कि 6 ने चिट्ठी दे दी है स्पीकर को। जी, उसको तोड़ना और भी आसान है। तो इस तरीके से करके वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 2/3 बहुमत की तरफ ले जा रहे हैं, ताकि महिला आरक्षण के साथ परिसीमन को जोड़ के वो जो विधेयक लाए थे, उस तरह का विधेयक वो दोबारा ला सकें और दोबारा लाकर उसको अब की बार सदन में पास करा लें। जैसे ही वो पास कराएंगे तो महिला आरक्षण तो खैर जो उन्हें मिलना होगा मिल ही जाएगा, वो तो एक अलग बात है। वो तो अभी भी वो महिला आरक्षण तो सदन द्वारा पास किया ही जा चुका है, उसमें कोई नई बात नहीं वो कर देंगे। लेकिन वो परिसीमन अपने मन का कराने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे जी। SIR प्लस परिसीमन, बीजगणित का फार्मूला क्या है अलजेब्रा का? SIR प्लस परिसीमन इज इक्वल टू ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्टोरल विक्ट्री। आप मतलब मैथमेटिक्स में इस तरह कह सकते हैं इसको। बिल्कुल। ग्रेट पॉसिबिलिटी, मैं नहीं कह रहा हूं गारंटी नहीं, 100% किसी चीज की गारंटी नहीं होती है, लेकिन अगर उनकी इलेक्टोरल विक्ट्री की अभी संभावना 25-30% है और उसमें अगर वो इस प्रपंच से 10% और जोड़ सकते हैं तो 35% हो जाएगी, तो उनको कौन हराएगा? जैसे 35 से 40 के फीसदी अंदर 40 की तरफ पहुंचते हैं तो फिर आप दुर्जेय हो जाएंगे, असंभव हो जाएगा उनको हराना। तो वो ये सब सारा प्रपंच इस तरीके से रच रहे हैं, इस तरीके से उनका सारा काम चल रहा है। इसमें वो योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से काफी मजबूत हैं और उन्होंने सारी संस्थाओं को कैप्चर कर रखा है। सब लोग एक भाजपा की मशीन की तरह उस राजनीति के पक्ष में काम कर रहे हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे जांच करने वाली एजेंसियां हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, सब उनके पक्ष में काम कर रहे हैं। उनको लगातार, जैसे कि शतरंज में चालें चली जाती हैं कि हमने एक प्यादा आगे बढ़ाया है तो आगे जाकर 20 चालों के बाद हम वहां पर शहर दे देंगे। खिलाड़ी इतना सोच लेता है ना शतरंज में, और आप शतरंज तो खेलते रहे हैं कि हम अभी प्यादा आगे बढ़ाया है, हमने ये देखिए ऊंट की चाल चली है, तो हम ये चाल चलने का आखिर में इम्पैक्ट ये होगा, असर ये होगा कि हम वहां पे बादशाह को खतरे में डाल देंगे। इस तरीके से पूरा ये किया जा रहा है, पूरी बिसात जो है ना वो इस तरीके से फैलाई जा रही है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। मेरे ख्याल से जो लोग, हम लोग तो खैर राजनीति में सक्रिय नहीं है, हम लोग तो राजनीति का अध्ययन करते हैं, उस पर टीका टिप्पणियां करते हैं, राजनीति की समीक्षा करते हैं। जो नेता लोग हैं जो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, उनको ये बात सबसे पहले समझना चाहिए। एक नेता समझता है इस बात को, राहुल गांधी, उसका नाम है राहुल गांधी। यस सर। और जो उसने एनडीए, जो इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी पिछले दिनों जी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जी, उस बैठक में उसने कहा भी था कि आप लोग समझते हैं कि आपका चुनाव 40% चुराया गया है, कोई समझता है आपका चुनाव 70% चुराया गया है। दरअसल चुनाव जो है आपके 100% चुराए गए और आप मुगालते में किसी तरह से न रहे हैं। जो पुराने चुनाव लड़ने के राजनीति पॉलिटिकल कंपटीशन के तरीके थे, वो तरीके अब कारगर नहीं रह गए हैं।
आप उन तरीकों से करेंगे तो आपको वो नतीजा नहीं मिलेगा जो नतीजे आपको मिलते रहे हैं। आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो उन्हें राहुल गांधी को तो भाई अकेले, ये तो विपक्ष वाले लोग तो उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनके साथ कार्रवाई में तो भाग लेते नहीं है। उसके बाद राहुल गांधी ने अपने तय किया कि वो कोटा जाएंगे और वहां पे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में की तैयारी करने वाले छात्र हैं, कोटा तो बहुत बड़ा उसका हब है, उसके ऊपर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 2-2 3-3 सीरीज भी बन चुकी हैं, उनके कोटा फैक्ट्री की तो सीजन भी आ चुके हैं जी तो उनके साथ मिलने जाएंगे। अब कोटा जो है वो ओम बिरला का निर्वाचन क्षेत्र है। जी जी ओम बिरला साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी का वो कार्यक्रम नाकाम हो जाए। अशोक गहलोत जो राजस्थान के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मेरे ख्याल से वो राजस्थान की राजनीति की, एक गैर भाजपा राजनीति की सबसे बड़ी हस्ती है राजस्थान में। बिल्कुल सर। हाँ, तो उन्होंने, अशोक गहलोत ने ये कहा है कि ओम बिरला को चाहिए कि संसद में नेता विपक्ष कोटा आए हैं तो उनका स्वागत करें। जी कहा है, जी जी। हाँ, वो उनको स्वागत रोकने का प्रयास करें, कैसे असफल करें उस आयोजन को, सारा कुछ वो स्वागत भी तो कर बोला। नहीं रहे, पूरे कार्यक्रम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो। यस सर। तो उन्होंने एक तरह से भाजपा जो कर रही है, पर षड्यंत्र कर रही है, उसके ऊपर उन्होंने अपनी उंगली रखी है अशोक जी ने। तो ये जो स्थिति बनी है, इस स्थिति को समझना चाहिए विपक्ष के सभी नेताओं को। कोटा एक हब है, बहुत बड़ा हब है, निश्चित रूप से मशहूर हो गया है क्योंकि उसके ऊपर ओटीटी सीरीज बन गई है। लेकिन इस तरह के बहुत से हब हैं, जैसे दिल्ली में मॉडल टाउन एक बहुत बड़ा हब है इसी तरह का। वो जो बिहार में खान सर की वजह से बहुत चर्चित हो गया है, वो पूरी जो मुसल्ला गली है, जो भी उसका नाम है, वो भी इसी तरह का एक बहुत बड़ा हब है जहां पे इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं। और देखिए, ये काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी करता है। जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक संगठन है, संकल्प है नाम शायद उसका, वो भी इसी तरह से लोगों को यूपीएससी के लिए तैयारी करवाता है। मतलब इस पूरे कार्य व्यापार में संघ बाकायदा सक्रिय रूप से शामिल है और उस संगठन की वजह से मेरे ख्याल से बहुत सारे उसने बड़े अफसर, जो इंडियन स्टेट का जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, उस सिस्टम में पंप कर दिए अभी तक, जो उनके विचारों में दीक्षित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इन चीजों को देखना, समझना, इनके ऊपर गौर करना, इनके मुताबिक अपनी नीति बनाना, ये अभी तक जो जो कांग्रेस के अलावा जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, उनको अभी नहीं आ पाया है। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हम दर्शकों को बता दें, दर्शकों आज 17 जून का दिन है और आज बहुत इंपॉर्टेंट डे 2-3 चीजों को लेकर। एक तो वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं, G7 वाले, इसमें अब से कुछ देर बाद, जब हम ये रिकॉर्डिंग शुरू कर चुके हैं, कुछ 1-1.5-2 घंटे बाद मुलाकात होने वाली है ट्रंप और मोदी की। इसके अलावा राहुल गांधी का वो जो अभी सर ने कहा, कोटा वाला जो कोटा फैक्ट्री है, जो कोटा हब है, जो कोचिंग वाला, वहां उनका अपना शो है जिसको रोकने की कोशिश की। मैं भी सर एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, आपने जैसे कहा कि जो नंबर गेम है अभी 312 होता है, जो 20 टीएमसी आ गए हैं तो उनको मिला के 312 हो गया, 2/3 के लिए 362 चाहिए, 50 कम। लेकिन अब जो निकल रहा है कि 6 ये शिवसेना उद्धव वाले जो 6 टूट गए हैं, तो इसके बाद ये 44 का नंबर बच रहा है, 44 और चाहिए। आपने भी इंगित किया कि कई छोटे छोटे दल हैं और हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से आज निकला है उत्तर प्रदेश में कि अब अगली बारी समाजवादी पार्टी की है। और वो बड़ा वीडियो भी चल रहा है कि कैसे वो जो वहां राम गोपाल यादव मुलाकात करें। गोदी मीडिया जो माहौल क्रिएट करता है, एक सनसनी फैलाता है और उसके अकॉर्डिंग चीजें हो भी नहीं, क्योंकि चल तो उसी के आसपास रहा, वहीं से सब कुछ होता है। तो क्या अब जो अगली बारी समाजवादी पार्टी, और फिर आपने कहीं कहा कि वो जो हम साउथ चले, तमिलनाडु चले, तो वहां जो डीएमके है, इस तरीका अब अगला फेज होने वाला है, कैसे इसको अपन देख सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि उनको 362 चाहिए। भारतीय जनता पार्टी संजीव जी कोशिश कर रही है और वो उस कोशिश में उसको धीरे धीरे करके कामयाबी मिल रही है, वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं। जहां तक द्रमुक द्रोणमुद्र कड़गम के संसदीय दल का सवाल है, उसको तोड़ना इनके लिए आसान नहीं है। वहां पर अभी ऐसी कोई टूट नहीं हो पाएगी। उसका एक और कारण है, उसका एक कारण है कि भाजपा मानती है कि द्रमुक के जरिए वो तमिलनाडु की राजनीति में अपने लिए गुंजाइश बना सकती है। अगर अतीत में अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में द्रमुक एनडीए की सदस्य रही थी, उसके लोग सरकार में भागीदारी थी द्रमुक की, तो द्रमुक अपनी विचारधारा के बावजूद, जो कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक तथाकथित सनातनी, भोंडे किस्म की सनातनी विचारधारा है, उस विचारधारा
के खिलाफ है द्रमुक, लेकिन ये विचारधारा तो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी थी, हालांकि इतने मुखर तरीके से उस विचारधारा की दावेदारियां नहीं थी, इसलिए इस बार अब बहुत ज्यादा हो गई है। अभी जब ये लोग सत्ता में थे तो स्टालिन के बेटे ने बहुत विरोध भी किया था इन लोगों का, उदयनिधि स्टालिन ने, उस पर विवाद भी बहुत पैदा हुआ था। और जो डी राजा जो ए राजा हैं, उनके जो प्रमुख रणनीतिकारों में से एक माने जाते हैं, वो भी बहुत जबरदस्त रूप से विरोध में रहते हैं भाजपा की विचारधारा के, संघ की विचारधारा के। तो उनके लिए आसान नहीं होगा इनके पाले में आना, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि देख रही है कि जो अन्ना द्रमुक है उसकी गोट पिट गई है, और जो टीवीके का सुपरस्टार विजय की पार्टी को उभार हुआ है, वो अन्ना द्रमुक को वो लोग निगले जा रहे हैं धीरे धीरे करके। अन्ना द्रमुक पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि उसकी जितनी शक्तियां हैं वो टीवीके के उदर में चली जाएंगी। हाँ, तो वहां पर क्या रह जाएगा? टीवीके रह जाएगी और डीएमके रह जाएगी। उस हालत में भारतीय जनता पार्टी के पास डीएमके को पटाने, फुसलाने या उसके साथ गठजोड़ करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। अगर भाजपा उसका संसदीय दल तोड़ते हुए नजर आई तो तमिलनाडु की राजनीति में हस्तक्षेप करने की उसकी जो दूरगामी योजना है, वो योजना उसकी फिर परवान नहीं चढ़ेगी। इसलिए वो अभी डीएमके को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगी भाजपा। नहीं तो लेकिन इसमें ये मैं चाहूंगा, ये मेरा कहना प्रतीक्षा करेगी। जी, इसमें ये भी समझाइएगा, जैसे अब आपने जो हम कह रहे हैं, हम इनको चिंता ये है कि जल्दी से जल्दी वो जो बिल पास कराना है जिसमें परिसीमन का खेल, और फिर वो पक्का कर सके अपना लंबा जो एक उनका 2047 तक का लक्ष्य है। तो फिर यदि ये जो 44 का नंबर बचता है, आज चलिए 6 आ गए तो आप और नंबर बढ़ गया, बचेंगे 44। तो फिर ये पावस सत्र जो संसद का शीत का वर्षाकालीन सत्र बिल्कुल निकट है, तो फिर कैसे परमान कैसे चढ़ पाएगा उसमें? क्योंकि इनके पास राज्यसभा में तो है, राज्यसभा में केवल 9 नंबर कम है और वहां एब्सेंट करा दीजिए, कुछ कर दीजिए, लेकिन लोकसभा में फिर कैसे वो पारित होगा? उसका किस तरह से खेल कर पाएंगे? उसमें भी तो कुछ ना कुछ सोच तो रखा अभी होगा। थोड़ा और इंतजार करेंगे, सत्र में नहीं रखेंगे, आगे सत्रों में जाएंगे। अभी क्या जरूरत है करने की? मतलब ये नहीं चाहेंगे कि दोबारा लाएं, दोबारा फिर हार जाएं, वो थोड़ा चाहेंगे ये। जी तो वो अपना इंतजार करेंगे। एक तो वो ये देखना चाहते हैं कि द्रमुक जो है, द्रमुक में संभावनाएं कुछ हैं कि नहीं उनके साथ जाने की। जिस दिन उन्हें यकीन हो गया कि इसके साथ कोई भी संभावना नहीं है, तो वो उसको भी तोड़ने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। तमिलनाडु की स्थिति बिल्कुल अलग है। दूसरे, यहां तक समाजवादी पार्टी का आपने जिक्र किया, मैं ये नहीं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोगों को ये तोड़ पाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो स्थिति वहां पे है, उत्तर प्रदेश में है, उसमें वो जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हारेगी समाजवादी पार्टी अगले साल, तब तक उससे लोग उतना छोड़ के नहीं जाएंगे उसको। जैसे समाजवादी पार्टी का ये विधायक दल तोड़ना चाहे तो नहीं तोड़ सकते हैं, वहां पे एक आध किसी आदमी को तोड़ लें वो बात दूसरी है, लेकिन नहीं तोड़ सकते। इसी तरह समाजवादी पार्टी का संसदीय दल भी ये नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन 2027 बड़ा अहम होगा। अगर वहां चुनाव हार जाते हैं, अगर होता है जैसा करते हैं, तो मे भी फिर उसके बाद फिर खेल वहां होगा, बड़ा होगा, और समय सीमा तो नहीं होगा। अगर समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई तो उनके जो, और थोड़ा सा बुरी तरह से हारी, तो उनका संसदीय दल बिल्कुल तोड़ा जाएगा, 100% तोड़ा जाएगा, ताकि वो लोकसभा चुनाव से काफी पहले परिसीमन का पास करा के और उसकी प्रक्रिया की शुरुआत कर सकें। जरूर तोड़ा जाएगा उनको। मैं 2 सवाल और करूंगा इसी से जुड़े। एक तो जो अभी ये जो एकनाथ शिंदे जो कर रहे हैं, जो हमने देखा श्रीकांत शिंदे बड़े उनके बेटे साहब सक्रिय दिखे दिल्ली में, और सारा एकनाथ शिंदे भी, तो ये ठीक है, आज आप कर लीजिए, कल तो आपकी बारी होगी, एक चीज। और दूसरा, जो राहुल गांधी कहते आए, आपने भी जो कहा अपने शुरू में कि भाई ये समझना होगा, जो विरोधी दल, जो इंडिया ब्लॉक के धड़े हैं, उनको समझना होगा कि किस तरीके से प्ले अप करना है। तो फिर क्या छुपा है इसमें, जो समाजवादी पार्टी या जो अखिलेश यादव के लिए क्या इसमें समाहित है, जो सब कुछ चल रहा है? दोनों पर एक छोटे आपके। देखिए, जहां तक एकनाथ शिंदे का सवाल है, एकनाथ शिंदे से मुख्यमंत्री पद तो छीन ही गया है जी। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और जीता गया, उसके बाद उनसे मुख्यमंत्री पद छीन लिया गया उनसे। तो जो वहां की सरकार है जिसमें एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी बीच बीच में नाराजगियां वगैरह होती रहती हैं, वो बीच बीच में थोड़ा सा तेवर भी दिखाते रहते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है देवेंद्र फडणवीस के ऊपर। देवेंद्र फडणवीस की जो सत्ता है वहां पे, वो उससे सत्ता कमजोर नहीं होती है।
फडणवीस जी जिस तरह के मुख्यमंत्री हैं, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे अपने पहले कार्यकाल में, तब भी उन्होंने बहुत ही मजबूती से अपनी सत्ता का केंद्रीकरण किया था और वो उसमें किसी की नहीं मानते थे। यहां तक कि वो उसमें अमित शाह वगैरह भी की बात नहीं मानते थे। वो मुख्यमंत्री बनते हैं देवेंद्र फडणवीस तो वो अपनी चलाते हैं, यही वो अभी कर रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस की सत्ता, या तो उनके पास सत्ता रहेगी या नहीं रहेगी, वो बीच का मामला उसमें नहीं रहता है। और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी दोनों की ही काफी अच्छी पसंद भी है उनकी। तो उनको ये समझ में आ चुका है शिंदे साहब को कि उनको सत्ता से हटाना अब उनके लिए नामुमकिन है, तो वो दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे ही रहेंगे सरकार में। तो ऐसे में अगर कुछ दूसरे उनकी जो पितृ पार्टी है शिवसेना, उसके सांसद टूट के अगर आ जाते हैं, वो एक अलग गुट बना के, जिस तरह तृणमूल कांग्रेस का हुआ है उसी तरीके से वो कोई गुट बना के उनके गुट को मान्यता मिल सकती है ओम बिरला के जरिए, और वो एनडीए के समर्थन में आ सकते हैं। उससे कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे की अपनी स्थिति ही मजबूत होगी। उससे एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी का जो एक व्यापक प्रोजेक्ट है, उसके लिए अपनी उपयोगिता भी दिखाएंगे महाराष्ट्र की राजनीति में। तो देवेंद्र फडणवीस को, भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे ऐसे लेफ्टिनेंट्स चाहिए, मजबूत जमीन से जुड़े हुए लेफ्टिनेंट्स चाहिए उनको, है कि नहीं? अब जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो तो लंबी दूरी के घोड़े हैं। यस सर। उनके बारे में ये भी चर्चाएं होती हैं कि वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी भविष्य में जाके हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उनका भी नाम चलता रहता है। तो वो उनकी जो है उनका जो पूरा प्रोफाइल बन रहा है देवेंद्र फडणवीस का, वो भिन्न किस्म का प्रोफाइल है। वो को महाराष्ट्र की राजनीति तक सीमित रहने वाला नहीं है सर। इस बात को भी शिंदे साहब समझते हैं। तो शिंदे मानते हैं कि अगर वो मजबूती से इसमें लगे रहे और सरकार में दूसरे नंबर पर रहे, तो जब देवेंद्र फडणवीस जब शिफ्ट होंगे वहां से, तो फिर उनका फिर से नंबर लगेगा। जी, ये सब बातें सोच के वो अपने लगे हुए हैं काम में, सेवा कर रहे हैं भाजपा की। अखिलेश यादव के लिए संदेश, सपा के लिए संदेश इसमें जो चल रहा है ये सब, इसमें एक दो लाइन चार लाइन आपकी इसमें क्या उनके लिए क्या है इस समय, आप क्या महती अभी जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल है, वो तो बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं तेजस्वी यादव, लेकिन अखिलेश यादव ठंडे नहीं पड़े हैं। उनको अभी लगता है कि वो उत्तर प्रदेश की प्रमुख शक्ति है और कांग्रेस के साथ उनका गठजोड़ होगा। अभी देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रस्ताव रखा, उन्होंने कहा मेरे साथ हम गठजोड़ में आने के लिए तैयार हैं, भाजपा को हराना चाहिए। अखिलेश ने क्या जवाब दिया? अखिलेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन जो था वो ही रहेगा। जी, कहा वो ओवैसी को लेने के लिए तैयार नहीं है उसके अंदर, और मैं इस बात को सही मानता हूं, मैं उनकी इस बात को सही मानता हूं। ओवैसी वहां पर मुसलमानों का नेतृत्व करने की दावेदारियों के साथ आ रहे हैं। कहा भी है कि मुसलमानों को उनका नेता चाहिए। तो अखिलेश का मानना यह है कि मुसलमानों के नेता ओवैसी नहीं है, मुसलमानों के नेता अखिलेश हैं। जी 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 जी। वो अगर मुलायम सिंह मुसलमानों के नेता हैं, मुलायम सिंह की विरासत के वाहक हैं वो। तो ये उनका जो दावा है अखिलेश जी का, वो उस दावे से मैं सहमत हूं पूरी तरीके से। जो जिस इंडिया गठबंधन के तहत उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था कांग्रेस के साथ में और कुछ और दलों के साथ गठजोड़ करके, उनकी कोशिश होगी कि वो वैसा ही गठजोड़ विधानसभा चुनाव में बनाए और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी मजबूत टक्कर दें। हो सके तो उसे हराएं भी। वो तो भविष्य बताएगा कौन जीतेगा हारेगा, लेकिन ये मुझे लगता है कि अभी वहां पर ऐसी स्थिति है। तो वो अभी लोकसभा चुनाव के लिए वहां पर वोटें बैठाई जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल साफ दिख रहा है, योगी आदित्यनाथ ने अपने हाल के भाषणों से स्पष्ट कर दिया है कि वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ में समझौता करने को तैयार है विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। वो मोदी जी की विरोधावली हर लेक्चर में गाने लगे, वो अपने तारीफें करने लगे हैं, मोदी जी के आने से ये कमाल हो गया, वो कमाल हो गया, वो सब चालू हो गया। वो ऐसे किसी काम में हाथ नहीं डालते हैं जहां पर मोदी जी फंसे हुए हों या अमित शाह फंसे हुए हों या आला कमान फंसा हुआ हो। जब तक लोग विधानसभा चुनाव नहीं हो जाएगा और उनको वो चुनाव जीत नहीं लेंगे और वो उनको भाजपा आला कमान फिर से मुख्यमंत्री नहीं बना देगा, तब तक वो कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक किंतु परंतु है कि भाई वो उन्होंने गठजोड़ कर लिया है इस उम्मीद में हम विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे। सब लोग जानते हैं कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में दोनों एक दूसरे से फिरंट थे, तो लोकसभा चुनाव नतीजा उसका हारने में निकला।
काफी बदनामी हुई, काफी भदभद हुई, बहुत अपमान भी हुआ इन सबका। तो वो अब इसमें ये है कि चुनाव मान लो जीत गए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तब उनको, क्योंकि जैसे ही चुनाव आप जीतते हैं, मुख्यमंत्री कौन बनाएगा इसके सारे पत्ते जो है, इस बाजी की सारे पत्ते आला कमान के हाथ में चले जाते हैं। फिर तो ये आप जो आला कमान के साथ ओपी राजभर जैसे लोग जो ये रहटा राग कर रहे हैं कि ये बस हो गया, सपा टूट रही है, ये हो रहा है, वीडियो चलने लगे, वो ये करने दो, वो तो दबाव बनाने की है रणनीति। मतलब कम से कम मेरा विश्लेषण ये कहता है कि समाजवादी पार्टी न विधायक दल टूटने वाला है, न संसदीय दल टूटने वाला है। ये लखनऊ जो है वो कलकत्ता नहीं है। क्या बात है, क्या हाँ, कलकत्ता जो है, जो मद्रास जो है वो भी कलकत्ता नहीं, चेन्नई है वो भी कलकत्ता नहीं है, वहां भी अभी ये संभावना नहीं है। बंबई में ये सब बहुत छोटे छोटे वो हैं, बहुत मुश्किल है लखनऊ में ऐसा होना। बात समझ सर, दो चीजों पे और मैं चाहूंगा, दोनों पे आप, मैं एक ही बार पूछ लेता हूं। एक तो जो आज राहुल गांधी का शो, जिसको लेकर बड़ी बेचैनी है, आपने वो जो उल्लेख भी किया, तो ये जो इसके बाद वो जाने वाले हैं, अगला उनका पड़ाव होगा पटना भी जाने वाले हैं, पटना के अलावा वो दिल्ली भी हैं, दिल्ली के पहले प्रयागराज, पटना के पहले प्रयागराज, पटना फिर दिल्ली। ये किस तरीका क्या ये सीन, ये आगे क्या, क्योंकि जैन जी सब कुछ है और राहुल का एक है ही वो उनसे जो जुड़ाव है, तो एक तो ये जो बेचैनी सब, और दूसरा जो बड़ा हाइप क्रिएट किया जा रहा है। हमने देखा वो बॉडी लैंग्वेज क्या थी, कैसे वो बैठे थे ट्रम्प साहब वहां G7 में, वो कुर्सी पर बैठे थे, वो सामने हाथ खड़े थे, और उसको प्रेजेंट ऐसे किया जा रहा बहुत बड़ा। और फिर आज जो मुलाकात होने वाली, क्योंकि हम पहले ये सब कर रहे हैं, चाहे राहुल का शो हो या इनकी मुलाकात हो, तो इनके क्या, इसको किस तरीके से हम ले सकते हैं, देख सकते हैं, फर्दर क्या दिखता है दोनों मामलों। देखिए, जहां तक कोटा वाले कार्यक्रम का सवाल है, कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अगर वो कार्यक्रम सफल होता है, जो मेरे विचार से होगा, सफल होता है, तो उससे एक सिलसिला शुरू होगा इसी तरह का सारे देश में, नौजवानों और छात्रों से संपर्क करने का, उनको सीधे संबोधित करने का, उनकी समस्याएं, क्योंकि इस वक्त देश में सबसे ज्यादा उत्पीड़ित वही महसूस कर रहे हैं, बेरोजगारी कारण महसूस कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में जो गिरावट आ रही है पूरे बंदोबस्त में, उसमें महसूस कर रहे हैं, पेपर लीक है उसकी वजह से महसूस कर रहे हैं, CBSE से कुछ भी नहीं हो रहा है जो ठीक हो रहा है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो सब जगह कांग्रेस जनसंपर्क वगैरह करेगी और उससे इस सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको बढ़ाने में वो एक बड़ी भूमिका निभाई जाएगी। जहां तक वहां का सवाल है G7 का, तो G7 में तो मैं नहीं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ऐसी किसी स्थिति में हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप से कुछ कह पाए। बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। एक तो उनके पास व्यक्तिगत रूप से क्षमता नहीं है डोनाल्ड ट्रंप से सीधे बातचीत करने की। एक तो उनकी वो हिंदी में बोले तब उनको अंग्रेजी में उनको अनुवाद करके बताया जाए, इस तरह की सुविधा डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को देते नहीं है। ये सुविधा किसको मिलती है? ये सुविधा शी जिनपिंग को मिलती है, ये सुविधा पुतिन को मिलती है। पुतिन रूसी में बात करते हैं और उनको ट्रांसलेशन सुनाया जाता है, उनको वहां दुभाषी लगे होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं उसका रूसी में ट्रांसलेशन जो है पुतिन को सुनाया जाता है। इसी तरह वो चीनी में बात करते हैं, शी जिनपिंग, जो उनकी भाषा है, अपनी भाषा में बात करते हैं वो। नरेंद्र मोदी वहां पर अगर हिंदी में बात, नरेंद्र मोदी को अंग्रेजी बोलनी पड़ती है उनसे, डोनाल्ड ट्रंप से। मैं कोई नरेंद्र मोदी की अंग्रेजी कमजोर है, इसको नरेंद्र मोदी का मैं कोई नकारात्मक तो नहीं मानता हूं। जिन देश में जिन लोगों की अंग्रेजी कमजोर है, मैं उनको कमतर नहीं मानता हूं उन लोगों को। तो इसलिए मैं नरेंद्र मोदी की कोई आलोचना नहीं करता, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी हैसियत इतनी गिरा ली है कि वो गर्व के साथ अपनी हिंदी बोले और डोनाल्ड ट्रंप को मजबूरन उनकी हिंदी का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन सुनना पड़े, अमेरिकन इंग्लिश में ट्रांसलेशन सुनना पड़े। ऐसी स्थिति नरेंद्र मोदी ने खुद इसलिए नहीं बनने दी कि उनके शरीर में केवल घुटने ही घुटने हैं, उनके शरीर में रीढ़ की हड्डी है ही नहीं। खास तौर से जब भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने पहुंचते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती है और घुटने रह जाते हैं। तो ये स्थिति है उनकी। तो देखिए क्या होता है, इसमें मुझे नहीं लगता वो कुछ कह पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम लोग फिर कल बात करेंगे, यही विषय होगा मुझे लगता है, जब हम लोग ये पूरा निकल कर आएगा वहां से सारा कुछ, और ये राहुल गांधी का शो होगा, तो कल की चर्चा का विषय तो शायद हमारा यही होगा, इसी पे हम बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो चल रहा है देश में, खासकर ये तोड़ फोड़ की राजनीति, उसको आपने जो हमारे दर्शकों को बहुत पूरी उसकी एक तस्वीर सामने रखी, उसके लिए और बाकी सबके लिए भी आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे अभय दुबे साहब को, और हम जो तमाम विषय हैं जो इस समय देश में कहीं ना कहीं चर्चा का केंद्र है, सारा कुछ अभय सर से सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रकट कीजिएगा, अपनी राय, अपनी टिप्पणी दीजिएगा। और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और उसमें रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।